नमस्कार मित्रों, टारगेट विद धर्मेंद्र टीजीटी, पीजीटी एवं एलटी के सामाजिक विज्ञान से संबंधित इतिहास विषय के समस्त क्वेश्चनों का संकलन का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन, श्रावस्ती में मक्खल गोसाल अधिकांशतः हालाहल की कार्यशाला में ठहरते थे। वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? एक पहला ऑप्शन कुम्हार, बी बढ़ई, सी स्वर्णकार, डी लौहकार। तो इसमें ऑप्शन होगा कुम्हार। मक्खल गोसाल 6वीं सदी के एक प्रमुख आजीवक संप्रदाय के दार्शनिक थे। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना भी किया था। यह संप्रदाय नास्तिकवादी था और इन्हें नियतवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। ये महावीर और बुद्ध के समकालीन थे। मक्खलपुत्र गोसाल ये अपने संप्रदाय का प्रचार श्रावस्ती आदि स्थानों पर किया करते थे और उनका निवास श्रावस्ती में ही हालाहल नामक एक महिला थी, उसी के कार्यशाला में ठहरते थे, जो एक कुम्हार की महिला थी। कुम्हार महिला थी और मक्खलपुत्र गोसाल के कुल 6 मुख्य शिष्य थे। इन्हीं 6 मुख्य शिष्यों के द्वारा इनके मतों का प्रचार प्रसार किया जाता था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन श्रावस्ती में मक्खल गोसाल अधिकांशतः हालाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? यह महिला कुम्हार से संबंधित थी। ये आप रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग हमारे साथ सिर्फ बने रहिए और अच्छे क्वेश्चनों का अवलोकन इसी प्रकार से किया जाएगा, जो संभावना 99% रहेगी कि वह संभावित क्वेश्चन में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था। वस्त्र वितरण से, बी भोजन वितरण से, सी पूजार्थ वस्तुओं के वितरण से, डी दवा वितरण से। इसमें उत्तर ये होगा वस्त्र वितरण से। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिसमें जाति भेदभाव नहीं था। किसी भी धर्म, किसी भी जाति के बौद्ध धर्म के अनुयायी हो सकते थे। बौद्ध धर्म मुख्यतः 3 भागों में या उसके 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म, जिसे बुद्धम धम्मम संघम कहा जाता है। बौद्ध धर्म में कठिन चीवर समारोह वस्त्र वितरण से संबंधित था। यही एक था समारोह होता था जिसमें वस्त्र को बांटा जाता था। तो इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था। तो यही एक समारोह है, इसी को कहा जाता है कठिन चीवर समारोह, जिसके माध्यम से वस्त्र वितरण किया जाता था। इसलिए यह वस्त्र वितरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे? भारत में सिकंदर के आक्रमण के निम्नलिखित किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे? शूद्रक, बी पत्तल, सी शिवी, चौथा सौभूत। इसमें पत्तल, जिसको पाटल भी कहा जाता था, यही 2 राजा शासन करते थे। सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। इसके साथ आक्रमण के समय कुल 28 स्वतंत्र शक्तियाँ थीं, जो पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। 28 स्वतंत्र शक्तियाँ, इनमें प्रमुख सौभूत, शूद्रक, पत्तल जिसे पाटल कहा जाता था थी, जिसमें पट्टल का जो
क्षेत्र था वह सिंधु नदी के डेल्टा में बसा था। इसकी राजधानी ही पाटल थी। यहीं दो राजाओं का शासन हुआ था उस सिकंदर के आक्रमण के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मय कहाँ का शासक था? अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मय कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए साइरिन है, बी मिस्र है, सी एपाइरस है, सी डी सीरिया है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर होगा मिस्र, बी। अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मय मिस्र का शासक था। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत के सभी लोगों और यूनानी राजाओं को भूमध्य सागर तक भेजा कि प्रचार बौद्ध धर्म का इतना ज़्यादा हो जाए, इसीलिए वह फेमस प्रसिद्धि भी प्राप्त कर ली थी। अशोक के स्तंभों पर यूनान से उत्तर अफ्रीका तक के बहुत से समकालीन यूनानी शासकों के नाम मिले हैं जो निम्न हैं, और उन सभी शासकों का नाम आपको ध्यान से रट लेना है या अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि इन्हीं में से एक क्वेश्चन बना देता है जिसमें 3 लोगों का नाम दे देगा, एक को सुमेलित करना होगा, नहीं समझ में आता। ठीक, पहला अंतियोक सीरियाई शासक था, तुर्मय मिस्र था जहाँ का टालमी फिलाडेल्फस था, अत्तिकिनी इसी को अक्तिकिनी भी कहा जाता था, मैसिडोनियन शासक था, मग एपीरस का था, अलिक सुंदर सिरिन का था। ये पांचों जो है अशोक के समकालीन शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, एक कुषाण देवकुल जहाँ राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियाँ रखी जाती थी कहाँ मिला है? एक कुषाण देवकुल जहाँ राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियाँ रखी जाती थी कहाँ मिला है? पहला ऑप्शन है आइसछत्र, दूसरा है चंबा, तीसरा है माठ, चौथा है शाहबाज गढ़ी। तो इसमें आंसर होगा माठ। कुषाण मध्य एशिया के पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। कुषाण शासकों में कुजुल कड़फिसेज, भीम कड़फिसेज, कनिष्क प्रमुख शासक थे। इस काल में माट क्षेत्र में राजघराने की मूर्तियाँ रखी जाती थी, इसीलिए यह फेमस था कि राजघराने की व्यक्तियों की मूर्तियाँ किस क्षेत्र में रखा जाता था, वह क्षेत्र माट होता था। कुषाण काल में कुषाण शासकों की मूर्तियाँ माट क्षेत्र में रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? यह नहीं दिया है कि किस गुफा में उपलब्ध है, लेकिन गुफा को ऑप्शन में दिया है, तो इसमें हमको बताना है कि किस चित्रकला से अजंता का संबंध है। तो गुफा संख्या 1 एवं 2, बी में गुफा संख्या 9, सी में गुफा संख्या 16 एवं 17, डी में गुफा संख्या 19। तो इसका आंसर होगा गुफा संख्या 9। गुफा संख्या 9 प्राचीनतम अजंता चित्रकला से संबंधित है। अजंता गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से 29 गुफाओं को काटकर बौद्ध स्मारक गुफाएं बनाया गया, जो 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। कभी कभी पूछता है कि अजंता की गुफाएं किस शताब्दी से संबंधित हैं, तो इसको याद रखना है कि 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से है। ये भी पूछता है कि कितने गुफाओं को काटकर बनाया गया था, तो टोटल 29 गुफाएं थी, लेकिन वर्तमान में 7 गुफा ही शेष बची हैं जो बौद्ध धर्म से चित्रण से संबंधित है। वो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 19 गुफाएं यही शेष बचे हैं, जिसमें 16 गुफा नंबर 17 और 19 ये गुप्तकालीन गुफा हैं, जबकि 9, 10 सबसे प्राचीन गुफा है, यह वाकाटक काल का गुफा है। 9, 10 सबसे प्राचीन है जो वाकाटक काल का गुफा है, जबकि गुफा संख्या 1, 2 पुलकेशिन द्वितीय के समय की है। पुलकेशिन द्वितीय के समय की है। इसी प्रकार 16 नंबर गुफा मरणासन राजकुमारी के चित्र
अत्यंत सुंदर का चित्रांकन गुफा नंबर 16 में किया गया है और गुफा नंबर 17 को गुफा के चित्रों को चित्रशाला कहा जाता है। 17 को गुफा के जितने भी चित्र हैं उन चित्रों का चित्रशाला गुफा नंबर 17 को कहा जाता है। गुफा नंबर 17 को कहा जाता है। इस प्रकार प्राचीनतम अजंता चित्रकला अगर पूछता है तो 9 मारना है। 9 के अलावा 10 भी है प्राचीन, 9 और 10 दोनों, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 9 है। तो इस प्रकार सबसे प्राचीनतम अजंता चित्रकला गुफा संख्या 9 एवं 10 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सिर्फ 9 है, इसलिए बी ऑप्शन होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में उल्लिखित दक्षिणा पथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन हैं? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में उल्लिखित दक्षिणा पथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन हैं? ए ऑप्शन है अमरावती एवं नागार्जुन, बी है कल्याण एवं कन्हेरी, सी है नासिक एवं जुन्नर, डी है प्रतिष्ठान एवं तगर। तो इसमें आंसर आपका होगा प्रतिष्ठान एवं तगर। ये जो है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में उल्लिखित है, जो दक्षिणा पथ के अंतर्देशीय बाजारों का प्रतिनिधित्व करता था। सातवाहन काल में आंतरिक तथा बाह्य दोनों व्यापार अपने चरम पर था, उन्नत पर था। इनके व्यापार होने का साक्ष्य पेरिप्लस के इरीथ्रियन से मिला हुआ, टालमी के भूगोल से मिला हुआ जिसको ज्योग्राफी कहते हैं, तथा सातवाहन लेख से भी और उनकी मुद्राओं से भी व्यापार का साक्ष्य मिला हुआ है। देश के अंदर पैठन, प्रतिष्ठान, तगर, जुन्नर, नासिक, बैजंती, धान्य कटक आदि व्यापारिक नगर थे हमारे यहाँ, जबकि भड़ौच पश्चिम भारत की प्रमुख मंडी थी और प्रतिष्ठान, तगर, मथुरा, उज्जैन आदि दक्षिणा पथ प्रतिष्ठान के अंतर्देशीय बाजारों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछा था कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में निम्नलिखित में दक्षिणा पथ के अंतर्देशीय बाजारों का संबंध किससे है? प्रतिष्ठान एवं तगर से। तो इसमें प्रतिष्ठान, तगर, मथुरा, उज्जैन आदि सभी दक्षिणापथ प्रतिष्ठान के अंतर्देशीय बाजारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिष्ठान तगर न देके प्रतिष्ठान मथुरा भी देता है या मथुरा उज्जैनी भी देता है तो भी हमारा आंसर वही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है? वह कौन सी रचना है जिसमें प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है? पहला ऑप्शन मालमेकाग्निमित्रम, मृच्छकटिकम, तीसरा है मुद्रा राक्षस, चौथा है रत्नावली। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी मृच्छकटिकम में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। यह संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रचना है और इस नाटक में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। रत्नावली हर्ष की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शासकों और उनकी उपाधियों के युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ शासक हैं, दूसरे तरफ उपाधि है, तो इसमें हमको मिलाना है कि ये एक दूसरे से सही इसमें कौन सा नहीं है। तो इसमें बुद्धगुप्त परम दैवत की उपाधि धारण किया था, कुमारगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण किया था, प्रवरसेन परम माहेश्वर की उपाधि धारण किया था। यही हर्ष जो थे परम सौगात की उपाधि न धारण करके ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते, यही हर्षवर्धन थे। परम सौगात की उपाधि हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन ने धारण किया था, न कि हर्षवर्धन ने धारण किया था। तो मित्रों आज के क्लास में सिर्फ यही इतने क्वेश्चन हैं। इस 9 क्वेश्चन में ये मान के मत चलिए कि सिर्फ हमने 9 क्वेश्चन ही बताया। अगर आप ध्यान से आप लोग देखेंगे तो कम से कम
20 से 25 क्वेश्चन इसमें आसानी से बन सकते हैं। और किसी भी कंडीशन में ये हवा में मत समझिएगा कि ये आपका क्वेश्चन बस हल्के में है और इसमें कुछ है नहीं, सब कुछ आ रहा है। तो आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए और इसी तरह से कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। हम धीरे धीरे क्वेश्चनों का संकलन बढ़ाते रहेंगे और अच्छी तरह से इसका व्याख्या प्रस्तुत करेंगे और आप लोग समझिए और सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।